हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम प्रेशर यानी दाब के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपका दाब है यानी प्रेशर है, वो फोर्स या फिर जो थ्रस्ट या जिसे आप प्रणोद कहते हैं, उसका प्रभाव होता है। बेसिकली हमने ये भी जाना था कि वस्तु अगर सेम ही है, एक ही वस्तु है, लेकिन जो वस्तु की जो एरिया है, जो वस्तु का एरिया है या क्षेत्रफल जो कांटेक्ट में है, ठीक है, जो कांटेक्ट में है उस पर जो है दाब निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर जो क्षेत्रफल संपर्क में है वो बड़ा क्षेत्रफल है तो जो प्रेशर होगा वो कम लगेगा। इसी तरीके से अगर क्षेत्रफल जो संपर्क में है वो कम है तो प्रेशर या दाब ज्यादा लगेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जो देखा था उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। The same force acting on a small area exert a larger pressure and a smaller pressure on a larger area. इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगाता है। यानी अगर बल क्या है, सेम है, आपका अप थ्रस्ट या प्रणोद बराबर है, लेकिन जो क्षेत्रफल कांटेक्ट में है, जो क्षेत्रफल या एरिया संपर्क में है, अगर वो कम है तो आपका प्रेशर ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा है तो प्रेशर कम। This is the reason why a nail has a pointed tip, knife has a sharp edge and building have a wider foundation. अब जैसे कि अगर हम बात करें किसी कील की, तो आप ये जानते हैं कील कुछ इस तरीके की होती है, और आपको अगर इस कील को किसी लकड़ी पे लगाना है तो आप क्या करते हैं, जो इसका ये वाला सिरा है यानी नोकीला सिरा है, उसे आप लकड़ी की तरफ रखते हैं और फिर यहाँ पे कील के पीछे से इसे क्या करते हैं, हथौड़ी से ठोकते हैं। ठीक है, यानी फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं हथौड़ी से। आप ये देखते हैं कि जो ये कील की नोकीला सिरा है वो इस लकड़ी पर धर जाए। इसी तरीके से अगर आप क्या करें, इस कील को उल्टा कर, मान लीजिए आप इसका चौड़ा सिरा लकड़ी पर रख देते हैं और यहाँ पैने सिरे पर जो है हथौड़े से मार, तो आप क्या देखते हैं कि जो ये कील है ये अंदर नहीं धंसती। ठीक है, ये कील अंदर नहीं धंसती, लेकिन पहले केस में जो है कील अंदर धंस जाती। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एरिया कांटेक्ट में है, जो क्षेत्रफल संपर्क में है, ठीक है, वो कैसा है, कम है। कम क्षेत्रफल के कारण इस पर प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, फोर्स का प्रभाव यानी प्रेशर ज्यादा लग। वहीं जब अगर हम जो आपकी कील है उसे उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल संपर्क में है वो कैसा है, बड़ा है, और हम इसे यहाँ से क्या करते हैं, हथौड़े के माध्यम से ठोक, तो जो प्रेशर है वो पूरे एरिया में, इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया, जिस कारण ये कील जो है, जो लकड़ी का गुटका है उसके अंदर घुसी नहीं, या जो लकड़ी है उसके अंदर घुसी नहीं। तो यही कारण है कि जो आपकी कील होती है, कील का एक सिरा नोकीला बनाया जाता है ताकि इसे हम कहीं दीवार पे या लकड़ी पर लगा सकें। इसी तरीके से अगर हम नाइफ यानी चाकू की बात करें, किसकी बात करें, चाकू। इसी तरीके से अगर हम चाकू की बात करें या नाइफ की बात करें, तो चाकू, जब भी आप चाकू से सब्जियां काटते हैं, फल फ्रूट काटते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप ये कहते हैं कि ये जो है चाकू, इसकी जो धार है वो तेज, ठीक है, तेज धार है तो आसानी से कट जाती। वहीं आपने देखा होगा अगर चाकू की धार तेज नहीं होती है तो आपको फल फ्रूट काटने में परेशानी। ठीक है, यानी कि अगर हम चाकू की बात करें, चाकू का जो ये चाकू है, इस तरीके के चाकू होता है, अगर चाकू का जो ये धार है अगर ये तेज है या पैनी है तो क्या होता है, आप इस पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स बल लगाते हैं, बल लगाने से जैसे आप
किसी फ्रूट को काट रहे हैं, किसी फल को काट रहे हैं, तो क्या होता है, अगर ये पैना है, अगर इसका धार पैनी है, तो आप बल लगाते हैं, बल लगा के क्या होता है, आसानी से फल कट जाता है, क्योंकि जो एरिया कांटेक्ट में है वो कैसा है, पतला है, यानी कि एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, जिस कारण फोर्स का जो इफेक्ट है, बल का जो प्रभाव है वो काफी अधिक है, जिस कारण आपका सब्जी आसानी से कट रही है। वहीं अगर आप चाकू जो है ऐसी ले जिसकी धार पैनी ना हो, ठीक है, जिसकी धार पैनी ना हो, तो आपने देखा होगा जो चाकू की धार पैनी नहीं होती तो आपको सब्जी काटने में दिक्कत होती, ठीक है। तो यानी हमें क्या पता चला कि जो पैनी धार वाला चाकू है वो सब्जियों को आसानी से काट पाता है, फल फ्रूट आसानी से काट पाता है, क्योंकि एरिया जो कांटेक्ट में है, जो संपर्क में क्षेत्रफल है वो कम है, जिस कारण जो बल का प्रभाव है वो काफी अच्छा है। वहीं जब आपका चाकू की धार जो है पैनी नहीं रहती, काफी चौड़ी हो जाती है, तो क्या होता है, एरिया कांटेक्ट में है जो वो बढ़ जाता है, जिस कारण जो फोर्स का प्रभाव है, ठीक है, जो बल का प्रभाव है वो बढ़ जाता है और आपका फल आसानी से कटता नहीं। इसीलिए चाकू की जो धार है उसे तेज किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की, यानी इमारतों की जो नींव है उन्हें चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो इमारत है, जब हम इमारत बना रहे हैं तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, ताकि ये जो बल, इमारत पे जो बल है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लगेगा, नींव पे लगेगा। अगर नींव पतली होगी तो आपको जो है आपकी इमारत ढंग से जो है ठीक से रहेगी नहीं, इसलिए उसकी जो नींव होती है तो चौड़ा बनाया जाता है, ताकि जो भी फोर्स लगे, जो भी बल लगे वो नींव में आराम से बैठ जाए और आपकी इमारत सही से बन पाए, ठीक है। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्रेशर इन फ्लूइड, यानी तरलों में दाब। अभी तक जो हमने दाब के कॉन्सेप्ट को देखा, तो यहाँ पे हमने जो दाब का कॉन्सेप्ट देखा वो आपके ठोसों के कारण देखा, यानी सॉलिड्स के कारण। आपने क्या देखा कि किस प्रकार से जो आपके ठोस होते हैं, ठीक है, जो आपके ठोस होते हैं वो किस प्रकार से जब किसी दूसरे वस्तु के कांटेक्ट या संपर्क में आते हैं तो जो है वो दाब लगा। इसी तरीके से जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, जो आपके तरल होते हैं, वह भी दाब लगाते हैं। अगर आप फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड यानी हम बात कर रहे हैं द्रवों की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं द्रवों की, हम बात कर रहे हैं गैसों की। तो जो भी मटेरियल, जो भी मैटर फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसी को हम फ्लूइड कहते हैं, यानी तरल कहते हैं। अब अगर आप किसी पानी को किसी बॉटल में रखते हैं तो जो पानी है वो भी उस बॉटल के जो उस बॉटल की जो साइड है या उसकी जो वॉल्स है, उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, आपने इसमें फ्लूइड रख दिया, ठीक है, ये बॉटल है, इसमें आपने फ्लूइड रखा, तो यहाँ पे हमने सपोज पानी रख दिया, पानी है यहाँ पे, पानी इस तरीके से। अब यहाँ पे पानी रखा है तो ये पानी क्या करेगा, इसमें इस बोतल में है तो ये इसकी जो दीवार है, इसका जो नीचे का तल है, इस पे ये क्या करता है, प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, दाब लगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम गैस की बात करें तो गैस को भी आप अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो भी क्या करता है, दाब लगाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी तरलों में दाब। Fluid have weight and they also exert pressure on the base and wall of the container on which they are enclosed. यानी जो तरल होते हैं, तरलों में क्या होता है, भार होता है। भार होने के कारण जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में उन्हें रखा जाता है वो उसकी दीवारों और बेस पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तरलों में भी भार होता है तथा वे जिन बर्तन में रखे जाते हैं उनकी आधार और तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं।
Pressure exerted in a confined mass of fluid is transmitted undiminished in all directions. द्रव्यमान के तरल पर लगने वाले दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होते हैं। अगर आप किसी भी बर्तन में द्रव्य को रखते हैं, तरलों को रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारी की सारी जगह, जिस भी जगह है वो उसकी सारी की सारी वॉल, उसका जो बेस है, उसकी दीवारें हैं, हर जगह वो क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो अब हम बात करते हैं बायंसी की, यानी उत्प्लावन बल की या उत्प्लावनता की। अब जब भी आप किसी कंटेनर में कोई भी बर्तन है उसमें आप पानी लेते हैं, किसी भी प्रकार का द्रव्य लेते हैं, उसको रखते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, जब भी आप किसी बर्तन पे, जैसे कि अभी हमने बात करी कि आप जिस भी बर्तन में जो है लिक्विड को रखेंगे, द्रव्य को रखेंगे, तो क्या करते हैं, वो उसकी दीवार और जो उसका बेस है यहाँ पे वो क्या करता है, फोर्स लगाता है या प्रेशर लगाता है। यहाँ पे हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि एक एरिया पे लगाया जा रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे प्रेशर यानी दाब लगाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है, एक वस्तु लिया हमने और उसे हम इस पानी में रख देते हैं, ठीक है, इस वस्तु ली उसे रख दिया, तो क्या होता है, जब आप किसी भी वस्तु को, कोई भी आपने वस्तु ली है, उसे आप किसी बर्तन में पानी रखा है, उसमें आप जब उसे रखते हैं, तो वो जो वस्तु है उस पर एक बल लगता है जो कि ऊपर की तरफ लगता है, और वो किसके कारण लगता है, तरल के कारण या जो भी आपने फ्लूइड लिया है, ठीक है, उसके कारण। अब ये जो वस्तु है इसका खुद भी एक बल लगता है, जिसे आप वेट या भार कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेट क्या होता है, भार क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, बल होता है, जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती। तो आप ये जानते हैं कि इस वस्तु का भी क्या होगा, भार होगा, वेट होगा, और वो क्या है, एक प्रकार का फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लगे, और इसके विपरीत दिशा में, इसके ऑपोजिट दिशा में एक बल लग रहा है जो कि ये लिक्विड या ये जो तरल है वो लगा। अब अगर हम बात करें बायंसी की या उत्प्लावकता की या उत्प्लावन बल की, तो ये क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रकार का बल है, ठीक है, जो कि ऐसी वस्तु पे रखता है, ऐसी वस्तु पे लगता है जो कि पानी में या किसी प्रकार के फ्लूइड में इसे रखा गया है, डुबाया, ठीक है, और ये बल जो होता है ये ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। The upward force exerted by water on the bottle is known as upthrust or bind force। यानी कोई भी वस्तु, चाहे आपके पास बॉटल है, हमने पानी लिया, पानी में हमने बॉटल रखी, तो आप ये देखते हैं कि बॉटल क्या रह जाती है, ऊपर रह जाती है, यानी जो पानी है वो उस पर एक बल लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसी को हम अपथ्रस्ट या बायंड फोर्स कहते हैं, यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल होता है। The magnitude of this buoyant force depend upon the density of the liquid। यानी जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी या उसका जो घनत्व है वो कितना है, इसके ऊपर ही जो आपका बायंट फोर्स है, उत्प्लावन बल है, ये निर्भर करता है, ठीक है, यानी किस फ्लूइड में, किस तरल में आपने वस्तु को डुबाया है, उस पे रख रहे हैं, उसकी जो डेंसिटी है उस पर भी जो है बायंट फोर्स निर्भर करता है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। अब आपका अगला टॉपिक है why objects float or sink when placed on the surface of water। यानी कोई भी वस्तु अगर हम पानी में रखते हैं तो वो जो है तैरती क्यों है, डूबती क्यों है, इसको हम जानते। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने बीकर लिया, इसमें आपको पानी डालना, ठीक है, पानी को इस तरीके से इसमें भर दे। अब आपको क्या करना है, एक कील लेनी है, लोहे की कील, और आपको एक कॉर्क लेनी है और उसको इस बर्तन में रख देना है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो कील है वो इस बीकर के या इस बर्तन में नीचे आ जाए,
वहीं जो कॉर्क है वो इस पानी में ऊपर तैरती रही। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्क ऊपर तैर रही है और जो लोहे की कील है वो डूब गई यानी नीचे चली। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉर्क है इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से जो है कम है, जिस कारण कॉर्क जो है यहाँ पानी पर तैरती रहती है। वहीं जब हम लोहे की कील की बात करते हैं तो लोहे की कील का घनत्व ज्यादा होता है, जिस कारण ये नीचे डूब जाए। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे पानी लिया गया है, जो तरल लिया गया है, इसके रिस्पेक्ट में हम जो हमने वस्तु ली है उसकी डेंसिटी या घनत्व हम देखते हैं। जिसका घनत्व कम है पानी से वो पानी पर तैरती है, वहीं जिसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है वो पानी में डूब जाती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, हमने क्या क्या देखा। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जो कॉर्क है, कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। दिस मीन्स द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ कॉर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो कॉर्क पर अपथ्रस्ट लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, वो कॉर्क के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो इट फ्लोट, इसलिए क्या होता है? ये तैरती है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसका अर्थ है कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए यहाँ तैरता है। द डेंसिटी ऑफ एन आयरन, यानी लोहे की कील का घनत्व ज्यादा होता है पानी के घनत्व से। ठीक है, पानी के घनत्व से लोहे की कील का घनत्व ज्यादा होता है। This means that the upthrust of water on the iron nail is less than the weight of the nail. इसका मतलब ये है कि जो उत्प्लावन बल लोहे की कील पे लग रहा है, लोहे की कील पे लग रहा है, वो कैसा है? वो कम है। इससे नेल यानी कि कील के वेट से, ठीक है, कील के वेट से, कील के भार से। तो इट्स यानी बेसिकली क्या है? जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो तैरेगी, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा वो डूब जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि जो कॉर्क है, कॉर्क ऊपर तैर रही है, यानी कॉर्क का जो भार है, उसका जो वेट है वो क्या है? वो कम है। ठीक है, वो कम है। किससे? जो उत्प्लावन बल लग रहा है उससे, इसलिए वो ऊपर तैरती है। इसी तरीके से अगर हम लोहे की कील की बात करते हैं तो लोहे की कील का जो वेट है, ठीक है, वो ज्यादा है उत्प्लावन बल से, इसलिए वो डूब जाए। या हम कह सकते हैं कि लोहे की कील का जो घनत्व है वो ज्यादा है पानी के घनत्व से, इसलिए भी वो डूबती है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यहाँ डूब जाती है। अब हमने जो अभी टॉपिक पढ़े उसके बेस में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong? आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक स्कूल बैग है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रैप है, उसकी जो तनिया है वो पतली है, ठीक है, पतली है और स्ट्रॉन्ग है, और इसको आप कहीं लेके जाते हो तो इसको ले जाने में आपको परेशानी क्यों होती? तो बेसिकली जब भी हम स्कूल बैग की बात करते हैं तो आप स्कूल बैग की जो तनिया है उसे कंधे पे रखते हैं और तब जाके आप स्कूल बैग को इधर से उधर लेके जाते। अब अगर स्कूल बैग की तनिया पतली होंगी तो आप देख सकते हैं जो एरिया कांटेक्ट में है वो क्या हो गया? कम हो गया, जिस कारण जो है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाए। प्रेशर जो लगेगा वो आपके कंधों पे लगेगा, जिस कारण जो आपका बैग है या स्कूल बैग है उसे इधर से उधर ले जाना मुश्किल हो जाए। इसलिए आपके जो स्कूल बैग होती हैं, स्कूल की जो बस्ते होते हैं, उनकी जो स्ट्रैप है वो चौड़े बनाए जाते हैं ताकि जो आपका बस्ते का भार है उसे आप आसानी से इधर से उधर ले जाए, क्योंकि चौड़े स्ट्रैप के कारण जो प्रेशर लगता है, जो दाब लगता है वो कम हो। It is tough to carry a school bag having a skinny strap because of the pressure that is being applied on the shoulder. यानी जो स्कूल बैग होते हैं
जो स्कूल के बस्ते होते हैं, उनके जो स्ट्रैप होते हैं वो कैसे हैं, अगर पतले हैं तो इसके कारण जो प्रेशर है जो कि आपके कंधों पे लग रहा है, जो दाब आपके कंधों पे लग रहा है, प्रेशर यानी दाब, जो दाब आपके कंधों पे लग रहा है, शोल्डर में यानी कंधों पे लग रहा है, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, द प्रेशर इज रेसिप्रोकली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंड ऑन विच द फोर्स एक्ट। अब जो आप जानते हैं कि जो प्रेशर जो है या जो दाब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एरिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, यानी दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे हम स्ट्रैप की बात कर रहे हैं, तनियों की बात कर रहे हैं। अगर तनिया पतली है तो दाब ज्यादा हो जाएगा, तनिया मोटी है तो दाब कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहीं पे ये कहा गया है कि द प्रेशर इज रेसिप्रोकली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंस ऑन विच फोर्स है, यानी जो प्रेशर है, जो दाब है, वो जो स्ट्रैप है या जो एक्सपेंशन है उसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो द स्मॉलर द सरफेस एरिया द लार्जर इज गोइंग टू बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। अब इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस एरिया कम होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया अगर कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, दाब ज्यादा लगेगा। इन द केस ऑफ अ स्किनी स्ट्रैप, इसी तरीके से अगर हम पतले स्ट्रैप की बात करें, पतली तनियों की बात करें, द कॉन्टैक्ट एक्सपेंस इज क्वाइट स्मॉल। तो जो कॉन्टैक्ट होगा यानी जो तनिया है वो कैसी है, पतली है, यानी एरिया कॉन्टैक्ट में जो है, क्षेत्रफल जो संपर्क में है वो कैसा है, वो कम है। ठीक है, हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर इज एक्सट्रीमली ह्यूज। इसलिए क्या होगा, जो प्रेशर कंधों पे लगेगा, जो दाब कंधों पे लगेगा, वो बेहद ज्यादा हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी, यानी उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी वस्तु को लिक्विड में यानी किसी तरल में या किसी द्रव्य में डालते हैं तो एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है जो कि उस वस्तु पे लगता है और वो किस तरफ होता है, ऊपर की। इसी को हम बायंट फोर्स कहते हैं या फिर उत्प्लावन बल या बायंसी कहते हैं। The upward force possessed by a liquid. The upward force possessed by a liquid on an object that immerses in its referred to as buoyancy. यानी वह लंबवत बल, ठीक है, वह लंबवत बल जो कि लिक्विड यानी तरल के कारण लगता है जब हम उसमें कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु को उसमें डुबाते हैं, इसी को हम बायंसी यानी उत्प्लावन बल या उत्प्लावनता कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, Why does an object float or sink when placed on the surface of water? जब भी आप किसी वस्तु को पानी की सतह पर रखते हैं तो वो तैरती या डूबती क्यों है, ठीक है, वो तैरती है और डूबती है, तो ऐसा क्यों हो। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसी वस्तु, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व ज्यादा हो, जिनकी डेंसिटी पानी के घनत्व से ज्यादा होती है, तो ऐसी वस्तु पानी में डूब जाती है। वहीं ऐसी वस्तु जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो वो तैरती रहती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है, जैसे कि आपके पास कॉर्क है, कॉर्क में जो उत्प्लावन बल लगता है वो उसके वेट से या भार से ज्यादा होता है, जिस कारण वो तैरती है। वहीं अगर हम किसी लोहे का टुकड़ा ले, वो पानी में डूब जाता है क्योंकि उसका वेट जो है उत्प्लावन बल से ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक्स व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ टू रीजन। यानी कोई भी वस्तु पानी पर तैरती है या डूब जाती है, इसके दो कारण हैं। पहला, if its density is greater than the water, an object sinks in water. अगर किसी वस्तु की डेंसिटी, उसका घनत्व
पानी के घनत्व से ज्यादा होता है तो वो पानी में डूब जाती। If its density is less than that of water, an object floats in water. और अगर उसका घनत्व, उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो ऐसी वस्तु पानी पर तैरती है, फ्लोट करती है यानी तैरती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडी का सिद्धांत। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको कोई भी एक वस्तु लेनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, हमने क्या लिया है, एक जो है हमने एक पत्थर लिया। अब हमने क्या किया, इसे हमने एक इलास्टिक से बांध। आप चाहे तो यहाँ पे जो है स्प्रिंग, जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है वो ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो इसमें इस इलास्टिक में खिंचाव है उसको ऑब्जर्व करना है, या जो आपने स्प्रिंग बैलेंस लिया है उसको देखना है, उसमें इसका जो वेट है या भार है वो कितना आता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पत्थर को या इस वस्तु को एक बर्तन लेना है, उसमें पानी लेना है और उसमें डुबा देना है। अब फिर आपको यहाँ पे जो इलोंगेशन है या जो खिंचाव आपको इलास्टिक पे दिख रहा है उसे ऑब्जर्व करना है, या फिर जो आपने स्प्रिंग बैलेंस लिया है उसको आपको क्या करना है, उसमें इसका वेट देखना है। तो इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी को करना है। तो बच्चों, आपको इस एक्टिविटी को जो है घर से पढ़ के आना है, रीड करके आना है, और इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन लिखी है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, और जितने भी आज टॉपिक पढ़ाए गए उसे आपको रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।